हेलो, गुड मॉर्निंग। साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। हमारे प्रीलिम्स ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे भारतीय वित्तीय बाजार एवं वित्तीय संस्थाएं यानी कि बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड और शेयर मार्केट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की हम यहाँ पर बात करेंगे जो कि बाजार को प्रभावित करते हैं और बाजार हमारी अर्थव्यवस्था का एक छोटा स्वरूप होता है। तो पहला जो हमारा यहाँ पर फैक्ट है, बाजार के अस्तित्व के लिए बैंक, आर्थिक विधान, कीमतें और श्रमिक संघ, इनमें से सबसे अनिवार्य तत्व क्या होता है? क्या क्या है यहाँ पर, यानी कि किसी क्षेत्र को बाजार कब कहा जाता है और उसके लिए किसका होना जरूरी है? बैंक का होना जरूरी है, आर्थिक तत्वों का होना जरूरी है, कीमतों का होना जरूरी है या श्रमिक संघ? इनमें से कौन सी वो बात है जिसके होने से बाजार बनता है या सबसे महत्वपूर्ण है बाजार के लिए? तो इसका उत्तर है कीमतें। यानी कि इन सब के अस्तित्व हों लेकिन कीमतें ना हो तो फिर वह बाजार नहीं है। बाजार में सबसे महत्वपूर्ण होता है कीमतें, और कीमतें क्या होती हैं? जो कि मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती हैं। बाजार कीमतें वे हैं जिनका निर्धारण वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति के आधार पर होता है। इसे हम मांग पूर्ति का नियम कहते हैं। इस मांग पूर्ति के नियम को थोड़ा सा हम विस्तार से अगर देखना चाहें तो मांग पूर्ति का नियम क्या कहता है कि बाजार में वस्तु की जो मांग होती है और बाजार में वस्तु की पूर्ति होती है, इस मांग और पूर्ति के आधार पर ही या संतुलन पर ही क्या होता है? बाजार कीमतों का निर्धारण होता है। और जब कीमतें होती हैं तभी वह बाजार बनता है। और यहाँ पर वस्तु की जो मांग करता है उसे हम क्रेता कहते हैं और जो वस्तु की पूर्ति करता है इसे हम क्या कहते हैं? विक्रेता कहते हैं। तो विक्रेता और क्रेता द्वारा बाजार में वस्तुओं की मांग और पूर्ति की जाती है और उसी के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है। और मांग पूर्ति का ये नियम कहता है कि जब वस्तु की मांग अधिक हो और पूर्ति कम हो तो कीमतें क्या हो जाती हैं? मांग अधिक और पूर्ति कम होने से कीमतें बढ़ जाती हैं। और जब पूर्ति अधिक होती है और मांग कम होती है तो कीमतें घट जाती हैं। और जब कीमतें निरंतर और लगातार बढ़ती हैं तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब कीमतें निरंतर और लगातार बढ़ती हैं तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। और जब कीमतें निरंतर और लगातार डाउन होती हैं या गिरती हैं तो इसे हम मंदी कहते हैं। यानी कि बाजार में मंदी और स्फीति जो है यह इस मांग पूर्ति के संतुलन पर ही निर्भर करता है। इसीलिए मांग और पूर्ति को क्या कहा गया है? इन्हें बाजार शक्तियां भी कहते हैं। यहां से भी कई सारे प्रश्न निकल के आते हैं। बाजार शक्तियां इनको कहते हैं क्योंकि पूरे बाजार का संतुलन जो है वो वस्तु की मांग और पूर्ति पर ही निर्भर करता है। तो बाजार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो गई? बाजार में सबसे महत्वपूर्ण होता है कीमतें। पूंजी बाजार से क्या तात्पर्य है? तो पूंजी बाजार शेयर बाजार को ही कहते हैं और पूंजी बाजार शेयर बाजार को कहते हैं और इसका नियंत्रण कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो भारत के पूंजी बाजार को रेगुलेट करती है। और पूंजी बाजार से मतलब शेयर बाजार होता है जहां से कंपनियां निवेश योग्य पूंजी प्राप्त करती हैं। क्रेता बाजार क्या होता है? जहां पर मांग से पूर्ति अधिक होती है। अभी हम पीछे हमने देखा कि हमने देखा कि किस तरह से मांग और पूर्ति का नियम काम करता है। तो आपने देखा कि जब वस्तु की मांग अधिक होती है और वस्तु की पूर्ति कम होती है तो क्या होता है? यहां अगर वस्तु की मांग अधिक हो और पूर्ति कम हो तो क्या होगा? सामान महंगा हो जाएगा। और जब सामान महंगा हो जाएगा तो किसको लाभ होगा? जाहिर सी बात है, महंगा सामान विक्रेता के लिए लाभदायक होता है, क्रेता के लिए हानिकारक होता है। तो इस बाजार को हम विक्रेता बाजार कहेंगे। लेकिन अगर उल्टी स्थिति हो, बाजार में वस्तुएं ज्यादा हो लेकिन बिक्री कम हो रही हो, पूर्ति अधिक हो और मांग कम हो, तो ऐसे में क्रेता को लाभ होगा क्योंकि सामान सस्ता हो जाएगा। और सामान सस्ता होने से क्रेता को लाभ होगा। तो ऐसे बाजार को हम क्या कहेंगे? ऐसे बाजार को हम क्रेता बाजार कहेंगे। तो यहां पर जो हमसे पूछा गया था वो क्या था? फिर से एक बार हम चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर।
क्रेता बाजार क्या होता है? ये क्रेता कौन है? जो मांग कर रहा है, यानी कि वह व्यक्ति जो बाजार में वस्तुएं खरीदता है या वस्तुओं की मांग करता है, उसे हम क्रेता कहते हैं। और क्रेता बाजार वह होता है जहां पूर्ति अधिक होती है, मांग से पूर्ति अधिक होती है, यानी कि वस्तुओं की डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो, तो ऐसी चीज में वस्तुएं क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी। और जब वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी तो किसको लाभ होगा? क्रेता या खरीदार को लाभ होगा। तो ऐसे बाजार को हम क्रेता बाजार कहते हैं। सुपर बाजार क्या होता है? सुपर बाजार होता है एक फुटकर विक्रय संगठन, जिसे हम सुपर मार्केट भी कहते हैं। यानी कि जो सुपर मार्केट होते हैं जहां एक ही छत के नीचे बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारी चीजें जो डेली रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम सुपर मार्केट कहते हैं। और यहाँ पर फुटकर सामान हम खरीदते हैं, यानी कि ये फुटकर बाजार या रिटेल मार्केट का एक पार्ट होता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि और भारतीय रिजर्व बैंक, इनमें से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? तो इसमें मुद्रा व्यापार सहयोग निधि भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। यहां पर हम थोड़ा सा आपको और बताएं कि ये जो हमने देखा, हमारी जो वित्तीय व्यवस्था होती है, ठीक है, किसी भी देश की वित्तीय व्यवस्था के दो अंग होते हैं। कौन कौन से दो अंग होते हैं? एक होता है मुद्रा बाजार और दूसरा होता है पूंजी बाजार। ठीक है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। जनरली यहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा मुद्रा बाजार का अंग है और कौन सा पूंजी बाजार, क्योंकि दोनों में ही वित्तीय लेन देन हो रहा है। ये कैसे बाजार हैं? जहां वित्तीय लेन देन हो रहा है। तो एक जो इसका मुख्य अंतर है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं कि जो बैंक से रिलेटेड है, यानी कि बैंकों के माध्यम से जो लेन देन हो रहा है, ये मुद्रा बाजार के अंतर्गत आएगा। और शेयर मार्केट के अंतर्गत जो लेन देन हो रहा है, ये क्या है? पूंजी बाजार के अंतर्गत आ जाएगा। और बैंकिंग सेक्टर की शीर्ष संस्था क्या है? आरबीआई। ये हमारे मुद्रा बाजार को नियंत्रित और नियमित करता है। और पूंजी बाजार को नियमित और नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी है? सेबी। और ये दोनों मिलकर के हमारे इस सिस्टम को मैनेज करती हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पर पूछा गया है कि इनमें से कौन मुद्रा बाजार का अंग नहीं है। चलिए देखते हैं। आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि और भारतीय रिजर्व बैंक, इनमें से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? तो आईडीबीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, आरबीआई बैंक है, लेकिन मुद्रा व्यापार सहयोग निधि का बैंक या बैंकिंग लेन देन से कोई संबंध नहीं है। तो इसका मतलब है कि मुद्रा व्यापार सहयोग निधि भारत के मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। फेमा, सेबी, एमआरटीपी अधिनियम, इनमें से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? अभी हमने आपको बताया, सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह भारत के शेयर बाजार को नियंत्रित करने का कार्य करता है। फेमा क्या है? फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। और फेमा जो है ये फेरा के स्थान पर लाया गया। फेमा से पहले फेरा था। क्या है ये फेरा और फेमा? ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पूंजी का लेन देन किया जाता है, एक्सचेंज जो होता है, किसका एक्सचेंज होता है? फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या विदेशी विनिमय रेगुलेटरी एक्ट या फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। तो ये इस प्रकार से ये पहले फेरा था, फिर उसके स्थान पर फेमा आया। और फेमा का संबंध किससे है? ये विदेशी विनिमय के लेन देन या विदेशी मुद्राओं के लेन देन से संबंधित है। एमआरटीपी अधिनियम क्या कहता है? मोनोपोलीज एंड डिस्ट्रक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि ये पूंजी के एकाधिकार को नियंत्रित करता है। और पूंजी के एकाधिकार को नियंत्रित करने के लिए 1969 में इंदिरा गांधी ने एमआरटीपी अधिनियम लागू किया था। लेकिन बाद में
वर्तमान संदर्भ में जो उदारीकरण का युग है, इसमें ज्यादा से ज्यादा भारत में निवेश आए, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनियों को व्यापार करने का और निवेश करने का मौका मिले, इसीलिए एमआरटीपी एक्ट को समाप्त करके सीसीआई बनाया गया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना एमआरटीपी अधिनियम के स्थान पर की गई है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो इनमें हम देख सकते हैं कि ये जो फेमा है और एमआरटीपी अधिनियम है, इन सब पर सेबी का कोई नियंत्रण नहीं या शेयर बाजार का कोई इनसे मतलब नहीं है, लेकिन ये जो सेबी है यह भारत के शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। सेबी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, इनमें से किसे भारत सरकार ने भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक नियामक शक्तियां प्रदान की हैं? तो फिर से इसका उत्तर हो जाएगा सेबी। सेबी जो है वो क्या करता है? सेबी शेयर बाजार यानी कि पूंजी बाजार में जो घोटाले होते हैं, जो यहाँ पर धांधली होती है या किसी प्रकार की यहाँ पर समस्या आती है, क्योंकि शेयर बाजार में आम आदमी अपनी पूंजी का निवेश करता है, तो निवेशकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए सरकार ने सेबी का गठन किया है। यहाँ पर जो ये आरबीआई है, ये क्या करता है? आरबीआई बैंकों का बैंक है और एसबीआई क्या है? ये पब्लिक सेक्टर की एक व्यापारिक बैंक है, लेकिन सेबी जो है ये पूंजी बाजार में घोटालों को नियंत्रित करने या शेयर बाजार को व्यवस्थित करने का कार्य करता है। अगला हमारा फैक्ट, दलाल स्ट्रीट नई दिल्ली, लंदन, मुंबई और पेरिस, इनमें से कहां पर स्थित है? तो दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। और दलाल स्ट्रीट किसको कहते हैं? जो हमारा बीएसई है यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज वे स्थान होते हैं जहां से शेयर की खरीद और बिक्री की जाती है। तो भारत में एशिया का सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में स्थित है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ही दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। तो ये कहां पर स्थित है? मुंबई में। बीएसई के अलावा मुंबई में एक और स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों ही मुंबई में स्थित हैं और इसमें बीएसई को दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। तेजड़िया, मंदड़िया, दलाल और स्टैग, इनमें से कौन सा एक शेयर बाजार में सटोरिया नहीं है? ये जो चार आपके नाम लिखे हैं आपके सामने, तेजड़िया, मंदड़िया, दलाल और स्टैग, ये चारों नाम शेयर बाजार से संबंधित है। शेयर बाजार में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, ये जो बुल और बियर हैं, ये वास्तव में बुल और तेजड़िया का मतलब बुल और मंदड़िया का मतलब बियर। बुल और बियर जो है ये वास्तव में शेयर बाजार से संबंधित ऐसी स्थिति हैं जिनमें कोई ब्रोकर जो है, जिसको हम दलाल कह सकते हैं, ये ब्रोकर क्या करता है? ये ब्रोकर बाजार में शेयर की कीमतों की वृद्धि का लाभ उठाता है और ये वाला जो ब्रोकर है ये कीमतों में कमी का लाभ उठाता है। तो तेजड़िया और मंदड़िया शेयर बाजार से संबंधित शेयर ब्रोकर होते हैं, इन्हें हम दलाल भी कहते हैं। तो इनका जो संबंध है वास्तव में पूछा गया है, इनमें से कौन एक शेयर सटोरिया नहीं है? तो सटोरिया क्या नहीं है इनमें? दलाल जो है सटोरिया नहीं है। ये सटोरिया हो गए क्योंकि ये कीमतों में कृत्रिम रूप को बढ़ाकर और घटाकर लाभ उठाते हैं। और ये जो स्टैग है ये भी दलाल, ये भी सटोरिये से संबंधित है, लेकिन दलाल जो है ये ब्रोकर है ना कि सटोरिया। दलाल क्या है? ब्रोकर है। ठीक है, तो ये शेयर बाजार से संबंधित सटोरिया या सट्टेबाज नहीं है। सट्टेबाज का मतलब क्या होता है? कृत्रिम रूप से कीमतों में परिवर्तन करके शेयर की बिक्री से लाभ कमाना, इसको सट्टेबाजी कहते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइड या इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार घुड़दौड़, करारोपण एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इनमें से किससे संबंधित है? क्या? इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब संबंध होता है शेयर बाजार से। क्या होती है ये इनसाइडर ट्रेडिंग? आंतरिक व्यापार, यानी कि जैसे किसी कंपनी में
जो ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी के प्रबंधन या मैनेजमेंट में शामिल होते हैं, उन्हें कंपनी से संबंधित कुछ गोपनीय बातों की जानकारी होती है, और ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, कंपनी के इनसाइडर। यानी कि ये कंपनी के वो महत्वपूर्ण लोग हैं जिनके पास कंपनी की आंतरिक जानकारी होती है। अगर ये लोग अपनी इस जानकारी का, गोपनीय जानकारी को लीक करके कंपनी के शेयर की बिक्री को प्रभावित करते हैं या लेन देन से अपना लाभ कमाते हैं, तो शेयर की ऐसे लेन देन को क्या कहते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। और इस इनसाइडर ट्रेडिंग से कंपनी को नुकसान होता है, और इसे सेबी द्वारा पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार में अनैतिक माना गया है। ये गैर कानूनी एक्टिविटीज है, गतिविधि है, जिसे सेबी द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से है। बुल तथा बियर शब्द विदेश व्यापार, बैंकिंग, शेयर बाजार एवं वस्तु निर्माण, इनमें से किस व्यापार से संबंधित है? तो अभी हम आपको पीछे बता चुके हैं, इसका संबंध शेयर बाजार से है। बुल का मतलब है तेजड़िया और बियर का मतलब है मंदड़िया। ठीक है, बियर का मतलब है मंदड़िया। यहां पर और विस्तार से अगर हम आपको बताएं, बियर का सिंबल क्या होता है, भालू, और बुल मतलब जो सांड जिसको हम बोलते हैं, ये शक्ति का प्रतीक होता है, तेजी का प्रतीक होता है। आपने शेयर बाजार में चिन्ह देखे होंगे कि जो शेयर बाजार से संबंधित चिन्ह हैं उनमें एक होता है बुल, एक होता है बियर। अगर बुल की पिक्चर सामने आती है, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कहीं भी न्यूज़ सुनते हैं शेयर बाजार का, और उसमें बुल अगर आता है, इसका मतलब है शेयर की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। और अगर बियर का आता है, भालू का उसमें चित्र आता है, इसका मतलब है शेयर की कीमतों में गिरावट है। तो ये बुल और बियर शेयर की कीमतों में होने वाली कमी और वृद्धि को दर्शाने वाले प्रतीक चिन्ह होते हैं। इनका संबंध शेयर बाजार से होता है। कंपनी अंश, शेयर का मतलब ये होता है अंश या भागीदारी। कंपनी अंश पर मर्यादित, लिमिटेड होने का क्या अर्थ है? आपने देखा होगा कुछ कंपनियों के साथ लिमिटेड शब्द लगा रहता है, जैसे रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, जैसे टाटा लिमिटेड। इस तरह से जो लिमिटेड शब्द कंपनियों के शेयर के साथ लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है धारकों का उत्तरदायित्व सीमित होना। ये धारक कौन है? जैसे मान लीजिए हम रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड किसी कंपनी की बात कर रहे हैं, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। तो रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड में जो कंपनी है, उस कंपनी में रिलायंस यानी कि मुकेश अंबानी के अलावा बहुत सारे लोगों ने और भी अपना पैसा लगाया होगा या उस कंपनी के शेयर खरीदे होंगे, लेकिन जिन्होंने इस कंपनी में भागीदारी की है उनका उत्तरदायित्व सीमित है, क्योंकि यह लिमिटेड कंपनी है। इसलिए इस कंपनी में धारकों का, शेयर धारकों का उत्तरदायित्व सीमित है, और इस रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का असली जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो इसका मुख्य ओनर है, यानी कि मुकेश अंबानी का जो पद है, वही इस कंपनी की जिम्मेदारी लेंगे। तो ऐसी कंपनियां जो कि लिमिटेड होती हैं, उनमें जो धारक होते हैं, जिन्होंने उस कंपनी के शेयर खरीदे होते हैं, उन कंपनियों की जिम्मेदारी कैसी होती है? सीमित होती है, और ऐसी कंपनियों को हम लिमिटेड कंपनी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बीएसई सेंसेक्स शेयर बाजार में, बीएसई सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव मापने का एक सूचकांक है। इस सूचकांक में जितनी कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है उनकी संख्या 30 है। ये महत्वपूर्ण है। अभी हमने आपको बताया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वह स्थान जहां से शेयर की खरीद और बिक्री होती है। अब डिजिटल होती है, पहले ऑनलाइन होती थी। तो ये जो शेयर बाजार है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें तमाम कंपनियों ने अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है, जो इसके माध्यम से अपने शेयर बेचती हैं या लेन देन करती हैं। इन तमाम रजिस्टर्ड कंपनियों में से सबसे अच्छा व्यापार करने वाली ऐसी कंपनियां जिनका एम कैप या बाजार पूंजीकरण बहुत अच्छा होता है, ऐसी 30 कंपनियों का चुनाव किया जाता है, और इन 30 कंपनियों को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर वेटेज दिए जाते हैं, और इस वेटेज का टोटल
जो अंक होता है उसी को हम सेंसेक्स कहते हैं। सेंसेक्स दो शब्दों से मिलकर के बना है, सेंसिटिव इंडेक्स, हिंदी में संवेदी सूचकांक। तो ये जो सेंसेक्स या संवेदी सूचकांक है ये हमें 30 कंपनियों की वेटेज के आधार पर तैयार किया गया है और इन 30 कंपनियों में से किसी भी कंपनी के जो भारांक या वेटेज हैं उनमें जब परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन कब होता है? जब कंपनियों की परफॉर्मेंस बदलती है। अगर कंपनियों की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, इन 30 कंपनियों की परफॉर्मेंस अच्छी होगी या इनमें से किसी एक दो की अच्छी होगी तो क्या होगा? उनके वेटेज बढ़ जाएंगे और उनके वेटेज बढ़ने से सेंसेक्स में वृद्धि हो जाएगी और इसे शेयर बाजार में तेजी के प्रतीक के रूप में देखा जाएगा। लेकिन अगर इनमें से किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन हुई तो उसका वेटेज घटा दिया जाएगा और वेटेज घटते ही सेंसेक्स के कुल योग या अंकों में कमी आएगी और सेंसेक्स के अंकों में कमी होने से बियर की स्थिति यानी कि शेयर मार्केट में गिरावट की स्थिति होगी। क्योंकि भले ही इस सेंसेक्स में 30 कंपनियों को शामिल किया गया है लेकिन इस सेंसेक्स को पूरे बीएसई और पूरे भारतीय शेयर बाजार का बैरोमीटर कहा जाता है। सेंसेक्स का डाउन होना संपूर्ण शेयर बाजार का डाउन होने का प्रतीक होता है और इसी आधार पर निवेशक अपनी पूंजी को निवेश करने संबंधी डिसीजन ले पाता है। तो बीएसई सेंसेक्स जो है यह शेयर बाजार में उतार चढ़ाव को नापने वाला क्या है? एक सूचकांक है और इसमें 30 कंपनियों को शामिल किया गया है। ऐसे ही निफ्टी भी है। जैसे सेंसेक्स बीएसई के बारे में बताता है वैसे ही जो निफ्टी है ये एनएसई के बारे में बताता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये भी कहां पर है? मुंबई में स्थित है। अंतर क्या है कि सेंसेक्स बीएसई की 30 कंपनियों के भारांक पर आधारित है जबकि निफ्टी एनएसई की 50 कंपनियों के भारांक या वेटेज पर आधारित एक सूचकांक है। तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही शेयर सूचकांक हैं जो कि हमें बीएसई और एनएसई के बारे में बताते हैं और इनमें से सेंसेक्स जो है वो संपूर्ण भारत के संपूर्ण शेयर बाजार का इंडेक्स माना जाता है। स्वीट इक्विटी या स्वीट शेयर, इन्हें स्वीट शेयर भी कहते हैं। साधारण शेयर धारकों, अधिमान शेयर धारकों एवं कंपनी के कर्मचारियों इनमें से किसे आवंटित किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है कि स्वीट शेयर वे हैं जो कंपनी के कर्मचारियों को आवंटित किए जाते हैं। जैसे आप रिलायंस कंपनी में जॉब करते हैं तो रिलायंस कंपनी आपके लिए शेयर जारी करेगी जिनको स्वीट शेयर कहा जाएगा। इन शेयर पर मूल्य अंकित होगा 100 रुपए और आपको ये 10% डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। 10% डिस्काउंट यानी कि उसकी कीमत है 100 रुपए लेकिन आपको मिलेंगे 90 रुपए के। और ऐसे में जब इनकी कीमतें बढ़ेंगी तो बाकी निवेशकों से आपको 10% ज्यादा रिटर्न मिलेगा क्योंकि आपको ये प्रिंट रेट से कम रेट पर मिले हैं। ऐसे शेयर को कहा जाता है एक स्वीट शेयर और ये केवल कंपनी के कर्मचारियों को ही बेचे जाते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई थी और भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी क्या करता है? एलआईसी जो है ये जीवन का बीमा करता है यानी कि मनुष्यों के जीवन का बीमा करता है, लेकिन दूसरी वस्तुएं और पशुओं के जीवन का बीमा जो है वो कौन करता है? वो करता है जीआईसी यानी कि जनरल जो इंश्योरेंस कारपोरेशन है वो पशुओं और वस्तुओं का या व्यापार का बीमा करता है। लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी ये मानव जीवन का बीमा करता है। एक्चुअरीज शब्द बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार इनमें से किससे संबंधित है? तो एक्चुअरीज शब्द का संबंध बीमा क्षेत्र से है। क्या होता है ये एक्चुअरीज? एक्चुअरीज में जो किसी बीमा कंपनी से संबंधित जो वित्तीय क्षेत्र के जानकार होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो कंपनी से संबंधित जो क्लेम होता है, इंश्योरेंस से संबंधित जो क्लेम होता है या इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट होती हैं उनकी कितनी कीमत यानी कि किसी कंपनी के जो बीमा प्रोडक्ट होते हैं उससे संबंधित जो कंडीशन है, जैसे क्लेम है, जैसे रिटर्न है, जैसे उसकी जो किस्त है, इन सब का निर्धारण जो होता है इसी को बोलते हैं एक्चुअरीज। तो इसका संबंध किससे है? बीमा क्षेत्र से है।
भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना अप्रैल 2000 में की गई थी और इसे इरडा कहते हैं। इरडा यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कहते हैं। तो ये 2000 में स्थापित हुआ था और ये क्या है? ये वर्तमान में भारत के बीमा क्षेत्र का नियामक संस्था है। जैसे सेबी शेयर बाजार का नियमन करता है, जैसे आरबीआई बैंकिंग क्षेत्र का नियमन करता है, वैसे ही इरडा बीमा क्षेत्र का नियमन करता है। भारत में बीमा क्षेत्र में व्यापार करने वाली सभी भारतीय एवं विदेशी कंपनियां इंक्लूडेड प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑल्सो, यानी कि जितनी भी कंपनियां भारत में बीमा क्षेत्र में व्यापार करती हैं, चाहे वे प्राइवेट हो, सरकारी हो या विदेशी हो, उन सब की निगरानी और प्रबंधन का कार्य कौन करता है? इरडा करता है। और इरडा को बनाया गया सन 2000 में, क्योंकि इसकी आवश्यकता तब पड़ी जब प्राइवेट क्षेत्र को बीमा व्यापार में आने की अनुमति दी गई। तो इसलिए सरकार ने निगरानी के लिए एक संगठन या संस्था की अधिकरण की स्थापना कर दी थी। ठीक है, और इसकी स्थापना राघवन कमेटी की सिफारिश पर की गई। ये महत्वपूर्ण है, राघवन समिति ने यह सिफारिश की थी, जिसकी सिफारिश पर इरडा का गठन वर्ष 2000 में किया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम, हाँ ये तो फिर से वही आ गया। तो यहां पर हमारा पूरा हो गया, एक पेज और बचा हुआ है, सॉरी यहाँ पर। तो वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन किस समिति की सिफारिश पर स्थापित किए गए थे? 2011 में भारत में, ध्यान दीजिएगा, क्या शुरू हुआ था? भारत में वित्तीय समावेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्ष 2011 में ही शुरू हुआ था। वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें समाज के हर व्यक्ति को, हर वर्ग को और हर क्षेत्र को संगठित वित्तीय बाजार से जोड़ा जाता है। जो हमारी वित्तीय व्यवस्था है, जो बैंकिंग व्यवस्था है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक संगठित और एक असंगठित। इनको हम औपचारिक या अनौपचारिक भी कह सकते हैं। जो संगठित क्षेत्र होता है इसका पूरा नियंत्रण आरबीआई के पास होता है, और असंगठित क्षेत्र में जैसे सेठ, साहूकार, कमीशन एजेंट, रिश्तेदार वगैरह आते हैं। तो जो असंगठित क्षेत्र होता है यहाँ पर बहुत शोषण होता है। जिन लोगों को ऋण दिया जाता है उनकी ब्याज दरों में उनकी वापसी को लेकर के बहुत शोषण होता है। तो इस वित्तीय शोषण से रक्षा करने के लिए सरकार ने वित्तीय समावेशन शुरू किया, और वित्तीय समावेशन के तहत हर व्यक्ति को, हर क्षेत्र को बैंकों से जोड़ने की व्यवस्था यहाँ पर की गई। तो यह सिफारिश किसके, यह कार्य सरकार ने कि 2011 में वित्तीय समावेशन के लिए सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं खोली जाएं, यह कौन सी कमेटी की सिफारिश थी? यह मालेगाम समिति की सिफारिश थी। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं? ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो छोटे छोटे ऋण प्रदान करती हैं, माइक्रो फाइनेंस देती हैं, इनको बोलते हैं हम सूक्ष्म वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो ये इसलिए ज्यादा काम करती हैं क्योंकि ऐसे लोग जो बहुत छोटे छोटे ऋण चाहिए वे बड़े बड़े वित्तीय संस्थानों में नहीं जा पाते, वहां की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने में असमर्थ होते। तो उनके लिए स्थानीय स्तर पर ही इस प्रकार की सूक्ष्म वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं की स्थापना 2011 से की गई है, जो कि वित्तीय समावेशन का ही अंतर्गत की गई थी। तो यह कार्य मालेगाम समिति की सिफारिश पर किया गया है या किया जा रहा था। एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु में से कहां स्थापित किया गया है? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहां स्थापित किया गया है? गुजरात के गांधीनगर में ये अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना की गई है। लास्ट पेज है हमारा, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना 1955 में की गई थी। क्या है ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो ऋण है यानी कि लोन, इन्वेस्टमेंट
कारपोरेशन की जो स्थापना है ये 1955 में की गई थी। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। ये जो संस्था है क्या करता है? ये उद्योगों में को ऋण प्रदान करती है और निवेश के रूप में कार्य करती है। जैसे जो उद्योग होते हैं उनको ऋण प्रदान करना और उनमें निवेश करना, यह इसका कार्य है। और ये जो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड है ये क्या करता है? जो बीमार कंपनी है या ऐसी कंपनी जो घाटे में चली गई है उनके पुनर्निर्माण के लिए कार्य करने के लिए इस बोर्ड की स्थापना की गई थी 1987 में। ठीक है। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो एक विकास बैंक के रूप में भारत का औद्योगिक वित्त निगम कार्य करता है। विकास बैंक क्या होते हैं? विकास बैंक या डेवलपमेंट बैंक उनको कहा जाता है जो कि किसी उद्योग में अपनी पूंजी निवेश करते हैं जिससे कि उद्योग का भी विकास होता है। और इन निवेश बैंकों को, इन विकास बैंकों को हम निवेश बैंक भी कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक भी कह सकते हैं। ये उद्योगों को ऋण देने के साथ साथ उद्योगों में अपनी पूंजी का निवेश भी करते हैं और प्राइवेट क्षेत्र को वित्त प्राप्ति के लिए इन विकास बैंकों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड का नाम सभी ने सुना होगा। ये ग्रामीण क्षेत्र में जो वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं उनकी शीर्ष संस्था मानी जाती है, उनका कंट्रोल करता है नाबार्ड। और नाबार्ड की स्थापना की गई 1982 में। ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में एवं कृषि क्षेत्रों में विकास करने के लिए जो बैंकें बनाई गई हैं उनकी शीर्ष संस्था है ये नाबार्ड। और नाबार्ड के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही जो महत्वपूर्ण दूसरे कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड का संचालन भी नाबार्ड के द्वारा ही किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के हमारे इकोनॉमी के इस वित्तीय संस्थान या चैप्टर से संबंधित ये महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे, मुझे उम्मीद है कि इनको जब आप रिवाइज करेंगे तो इस चैप्टर से संबंधित जो मूल कॉन्सेप्ट है उसका भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे कंटेंट कंटिन्यू हम आपको देते रहेंगे क्योंकि इनसे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो क्विक रिवीजन उसका, यानी कि बेहद कम टाइम में आप इस चैप्टर को कैसे रिवाइज कर सकते हैं ये काम आप इससे सीख सकते हैं। थैंक यू।